माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका और मेरी पार्टी का धन्यवाद अदा करती हूँ। राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल सरकार की उपलब्धियों की सूची नहीं है, बल्कि देश की वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा का दर्पण भी होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस अभिभाषण में देश की ज़मीनी सच्चाइयाँ और आम जनता की पीड़ा का समुचित प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता। यह भाषण देश की वास्तविक स्थिति की नहीं, लेकिन सरकार की आत्मप्रशंसा का एक दस्तावेज बन गया है। यह सदन केवल औपचारिक तालियों के लिए नहीं है सर, यह सदन 140 करोड़ के देश की जो जनता है, आबादी है, उनकी आवाज़ है। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण संविधान में के गरिमा में होता है, पर उसकी विषय वस्तु सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब होती है। आज समस्या ये नहीं है कि भाषण में क्या कहा गया, लेकिन समस्या ये है कि इस भाषण में क्या नहीं कहा गया। और इसी अवसर पे मैं बताना चाहती हूँ कि समस्या ये है और ये भी है कि इस देश का लोकसभा का विरोधी पक्ष नेता, जिसकी आवाज यहाँ पे बंद की जाती है, राहुल गांधी को बोला नहीं दिया जाता, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाउस एडजस्ट किया जाता है। माननीय चेयरमैन ने आग्रह किया था रूल 238, 235 फॉलो करने का, प्लीज डू, वही रिकॉर्ड पे जाएगा प्लीज। सर, सबसे पहले अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे तो सरकार बार बार ये दावा करती है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देश केवल जीडीपी के ग्रोथ से नहीं चलता। सवाल यह है कि उस ग्रोथ का लाभ किसे मिला। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय वैश्विक स्तर पर काफी नीचे है। हमारे आसपास के कई देश हमारे आगे चले गए। अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो आम परिवार की बचत लगातार क्यों घट रही है, ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ। अगर विकास समावेशी है तो फिर कर्ज लेने वालों के परिवारों की संख्या क्यों बढ़ रही है, ये मैं आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ। माननीय सभापति महोदय, निर्यात में गिरावट का अर्थ केवल व्यापार में घाटा नहीं होता। इसका सीधा अर्थ है रोजगार पर असर, उत्पादन में कटौती, आय में गिरावट, वस्त्रोद्योग, रत्न आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे श्रम गहन क्षेत्र के दबाव में सबसे अधिक ज्यादा प्रभावित हुए सर। वस्त्र उद्योग से लगभग 4.5 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी है। जब ऑर्डर घटते हैं तो सबसे वही मजदूर प्रभावित होता है जिसकी आवाज इस सदन तक नहीं आ सकती। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण विकसित भारत का बार बार उल्लेख किया गया उस भाषण में। यह एक आकर्षक शब्द है, विकसित भारत एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप में बताना चाहती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से विकसित भारत का सपना ये सभी का सपना है, ना केवल इस सरकार का सपना। हम सभी का ये सपना है कि हम विकसित भारत कर जाए। संसद का कर्तव्य केवल सपनों की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि ये देखना भी है कि उन सपनों का जमीन कितनी मजबूत है। समस्या ये नहीं है कि सरकार विकसित भारत की बात कर रही है, समस्या ये है कि वो उन सच्चाइयों से बच रही है कि जो उस दावों को चुनौती देती है। सर, आज एक और विकसित भारत का जयघोष किया जा रहा है, दूसरी ओर वैश्विक और आर्थिक परिस्थितियां भारत के सामने नई कठिनाइयां खड़ी कर रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद को फिर से तेज कर दिया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। हाल ही के वर्षों में अमेरिका को भारत के निर्यात का 85 से 90 अरब डॉलर का जो बीच रहा है उनका निर्यात, वो टैरिफ बढ़ने के बाद 25 से 35% कम हो गया है। ये कोई मामूली चढ़ाव नहीं है, ये एक संरचनात्मक दबाव है। सर, सीज फायर की तरह इस बार भी हमारे ट्रंप साहब ने जो हमारा ट्रेड डील है उसकी घोषणा, हमारे हिंदुस्तान की ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका से कर दी। हमें बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि बताया गया है कि मोदी जी के रिक्वेस्ट पे हमने ये स्वीकार कर लिया है, ऐसे उन्होंने ट्वीट किया है। आज आप ट्वीट देखिए उनका। ट्रंप भारत और अमेरिका का टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर 0% तक लाने का उनका प्रस्ताव है। मतलब अमेरिका ने पूरा बाजार खोल दिया है। कृषि क्षेत्र में अमेरिका के लिए खोलने की बात है।
सर किसानों के लिए अगर आप नहीं उनको नहीं बचाओगे। अभी राष्ट्रपति अभी भाषण पे बात। हाँ, राष्ट्रपति अभिभाषण में किसानों की बात रखी गई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आज ताजा है, अभी आज ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है सर। कृषि मंत्री, मैं किसानों की, क्योंकि मैं किसान के परिवार से आती हूँ सर। अगर किसानों का भी मार्केट आप खोलेंगे, वो भी अमेरिका में जाएगा, अमेरिका के लोग यहाँ आएंगे, उनका खरीद करेंगे। 500 बिलियन डॉलर इसका इतना पैसों का हम उनसे खरीद लेंगे, चाहे वो अलग अलग वर्थ का एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ये सब कुछ हम अमेरिका से खरीदने वाले हैं, ऐसे आज ट्रंप ने बता दिया है। किस बिंदुओं के ऊपर चर्चा करी ट्रंप साहब के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये हमें सदन को और देश को मालूम होना बहुत आवश्यक है। ये कौन सी आइडियोलॉजी है घनश्याम तिवारी जी? ये आइडियोलॉजी के साथ हम जाएंगे आगे? जिस देश में हम स्वदेशी की भाषा किया था, जिस देश में हमने स्वदेशी का नारा लगाकर इस देश को स्वतंत्रता बहाल कर दी, यहाँ पे हम अमेरिका को शरण जाएंगे क्या? ये आपको जरूरी बताना है और मैं विनती करूंगी कि इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, रूस से नहीं करेंगे क्या? हमारे पुराने दोस्त को हम छोड़ देंगे? सब बहुत सारे सवाल है, उसका जवाब इस माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सरकार को देना होगा और उनको आगे आना होगा। सर, सरकार कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, घरेलू मांग उनको सहारा देती है, लेकिन मैं सदन में खड़ी होकर पूछना चाहती हूँ और आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि जब आम आदमी की जेब पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, दाल, दूध, सब्जी और अनाज की कीमतों ने मध्यम वर्ग और गरीब परिवार को, बजट को असंतुलित कर दिया गया है। जब खर्च बढ़े और आय स्थिर रहे तो उपभोग कैसा बढ़ेगा? और जब उपभोग नहीं बढ़ेगा तो विकास का लाभ किसे पहुंचेगा? ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन करना नहीं है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही देनी होती है। वो क्या जवाबदेही हम दे रहे हैं जनता के प्रति, इसका भी हमें आज उत्तर देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, सरकार अपनी नीतियों का उल्लेख करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव योजना की बात करती है। कागज पर एक बड़ी औद्योगिक नीति है ये, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि इन योजनाओं का लाभ सीमित संख्या में बड़े कॉरपोरेट समूहों तक ही सीमित कर दिया गया है। छोटे और मध्यम उद्योग जो देश के कुल रोजगार का बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं, आज भी पूंजी, बाजार और नीति स्थिरता के अभाव से जूझ रहे हैं। कथनी यही है कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, करनी यह है कि वो रीढ़ सबसे अधिक दबाव में है। सरकार ये भी कहती है कि भारत वैश्विक निवेश में बहुत बड़ा केंद्र बन गया। एफडीआई में सकल आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन शुद्ध एफडीआई प्रभाव को देखें तो उसमें अस्थिरता ही दिखाई देती है। कई तिमाहियों में यह पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम हो रहा है। निवेश केवल नारों से नहीं आता सभापति जी, वो भरोसे से आता है और वो भरोसा आपको जिताना पड़ेगा। जब नीतियों के बार बदलाव हो, जब कर और नियामक व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता हो, निवेशक सावधान हो जाता है। यह भी कथनी और करनी का अंतर है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार मेलाओं का जिक्र हुआ और नए अवसरों को भी चर्चा हुई, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि युवा बेरोजगारी एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती बन गई है। शहरी युवाओं में बेरोजगारी भी और अधिक है, स्थायी नौकरियां घट रही है, नियमित वेतन वाला काम सिकुड़ रहा है। बड़ी संख्या में युवा बिना लिखित अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य के गारंटी के लिए काम कर रहे हैं। सरकार कहती है कि अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती बन गई है। सरकारी परीक्षाओं में लाखों आवेदन आते हैं, जबकि पद सीमित होते हैं। विकसित भारत का आप सपना युवा को तभी आकर्षित करेगा जब उसे स्थिर और सम्मानजनक भविष्य दिखाई देगा। और इससे आगे जाके मैं कहूँगी, जब परीक्षाएं होती है, मैं जब बिहार के चुनाव में गई तो देखा पेपर लीक का मामला इतना गंभीर था वहाँ पे। इस तरह से अगर हमारे युवाओं को हम दिशाहीन कर देंगे तो हमें उसका जवाब युवाओं को देना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में देश चिंताजनक पिछड़ापन झेल रहा है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की बहुत भारी कमी है, जबकि निजी शिक्षा आम परिवार के पहुंच से बाहर होती जा रही है, महंगी होती जा रही है। सर, इसके ऊपर बार होने वाले परीक्षा पत्र जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, सरकार ने कौशल विकास और प्रशिक्षण योजनाओं का बयान किया, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं का प्रमाण पत्र तो मिले लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। प्रमाण पत्र मिलता है लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। सर,
महिलाओं की स्थिति में के बारे में तो क्या ही बोलना। हम सिर्फ बोलते हैं महिलाओं की भाषा, लिप सिंपैथी, लेकिन अभी तक जो हमारे निर्भया फंड है, निर्भया फंड का पैसा कितना खर्चा हुआ उसकी जवाबदेही आपको देनी होगी, क्योंकि निर्भया फंड खर्चा नहीं हुआ। जो रिपोर्ट है सरकार की, आपकी सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसकी संख्या ज़्यादा आ रही है। हर रोज देखो हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उनके ऊपर बहुत कठिनाई से सामना पड़ता है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का विस्तार से उल्लेख किया, कहा कि करोड़ों लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं। मुझे हंसी आई, क्योंकि मनरेगा की बात मुझे यहाँ पे करने सिवाय मैं रह नहीं जाऊंगी, क्योंकि मनरेगा का जो लक्ष्य था 20 साल पहले महात्मा गांधी योजना जो लगाई थी हमारे सोनिया जी और हमारे मनमोहन सिंह जी के आग्रह से, उसमें इस देश में जो काम मांगेगा उनको काम मिलेगा। महाराष्ट्र से ये योजना शुरू हुई थी, हमारे यहाँ वो रोजगार हमी योजना बोलते थे उसको, उससे ये योजना यहाँ पे आ गई। और जब ये योजना यहाँ तक आ गई और शुरू हो गई, हजारों लाखों लोगों को हाथ को काम मिलने शुरू हो गया। ये काम ऐसा था कि जो गांव में बैठ के काम की अर्जी दे दे, पंचायतों से उनको काम मिल जाता था। अभी उसका नाम भी बदल दिया गया है, गांधी जी का नाम वहां से बाजू कर दिया है। और दूसरा, जो सूत्र केंद्र सरकार के हाथ से यहाँ पैसा आएगा, वो डिसाइड करेंगे कि किसको क्या काम मिलने वाला है। हमारे लोगों को ये बताने का अधिकार नहीं है, इसके लिए हम उसको विरोध करते हैं। सर, संत तुकाराम महाराज मराठी के हमारे बहुत बड़े संत हो गए थे, उन्होंने गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात कही थी, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोच साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो सबसे गरीब है, जो गांधी जी ने भी कहा है, सब गरीब तबके का आदमी है, उसको देव मानना चाहिए, उसको भगवान मानना चाहिए, तो वही हमें आगे चल के उसको काम आएगा। मनरेगा का काम पूरा मिलता नहीं है, बहुत सारे, अभी मुझे टाइम 3 मिनट, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियों का दावा किया गया, लेकिन आज भी इलाज का खर्च, लोगों का कर्ज और गरीबी की ओर ढकेल रहा है। कई राज्यों में निजी अस्पताल सरकारी स्वास्थ्य योजना के मरीजों को लेने की मना करती है, क्योंकि सरकार का भुगतान समय पे होता नहीं है। अगर योजना इतनी सफल है तो फिर अस्पताल पीछे क्यों हट रहे हैं, ये भी हम सवाल पूछना चाहते हैं। अगर इलाज मुफ्त है तो फिर लोगों के जेब से खर्चे क्यों निकाल रहे हैं, ये भी हम यहाँ पे आपसे जवाब चाहते हैं। कृषि और ग्रामीण भारत की तस्वीर भाषण में तो चमकदार दिखाई दी गई राष्ट्रपति जी के, लेकिन उत्पादन के आंकड़े गिनाए गए, लेकिन किसान की आय स्थिर है। सर, एमएसपी जब तक लीगलाइज नहीं होता है तब तक हमारे किसानों को राहत नहीं मिलेगी। किसान परिवार से आते हैं, हमारे सभी रिश्तेदारी किसानों में है। हम देखते हैं कि किसानों की क्या परिस्थिति है। किसानों को जब तक हमें लीगलाइज एमएसपी नहीं देंगे, हम उनको ऊपर नहीं डाल सकेंगे। उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, उर्वरक डीजल की कीमतें किसानों पे ऊपर बोझ डाल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती है, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता। कथनी यह है कि किसान सम्मानित है, करनी यह है किसान अभी भी असुरक्षित है। गांव से शहर की मजबूरी का पलायन आज भी जारी है। अगर गांव मजबूत होते हैं तो शहरों में सस्ते और असुरक्षित श्रम के लिए किसान मजबूर नहीं होंगे। सरकार ने विनिर्माण मेक इन इंडिया की बड़ी तस्वीर पेश की, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के आंकड़े गिनाए गए, लेकिन ये नहीं बताया कि स्थानीय मूल्य संवर्धन बहुत ही सीमित है। अधिकांश उत्पादन केवल असेंबल हो रहा है, विनिमय का रोजगार का हिस्सा घट रहा है। भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन से चुनिंदा कंपनियों तक सिमट गया है और छोटे और मध्यम उद्योग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने बुनियादी ढांचे का निर्माण का उल्लेख किया, सड़कें, रेल परियोजनाएं, बड़े निवेश गिनाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन परियोजनाओं से स्थानीय रोजगार बढ़ा? क्या छोटे उद्योग हुए? स्थानिक अर्थव्यवस्था को स्थायी सहारा मिला क्या, या फिर चुनिंदा कंपनियों तक ये लाभ सीमित रह गया? माननीय सभापति महोदय, यह विरोध किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि एक सोच का है। वह सोच ये मानती है कि ये प्रचार ही प्रदर्शन है। वह सोच ये मानती है कि आंकड़े ही सच्चाई है। लोकतंत्र में आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका असर आम जीवन पर कैसे होता है। गांधी जी ने कहा था, सच्ची प्रगति यही है कि जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जो अंतिम व्यक्ति इस समाज की, वो आपको पूछ रही है कि आज हमारी प्रगति कहाँ है। मजबूत नारी, देश को मजबूत नारी नहीं, मजबूत नीतियाँ चाहिए। और वो नीतियाँ जो हमारे, फिर बार बार कहेंगे कि नेहरू जी का नाम लेते, नेहरू जी ने शुरू किया था, पंडित महात्मा गांधी ने शुरू किया था। वो जो हमारी नीतियाँ है आज तक
हमारे राजीव गांधी थे, उसके बाद में हमारे मनमोहन सिंह जी थे, सब ने जो नीतियाँ, पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जो नीतियाँ हम कांग्रेस पार्टी ने की थी, उस नीतियों की आज देश को जरूरत है और उसी नीतियों का हम अगर आगे करेंगे तो ही हम आगे जाएंगे। विकास का नाम सिर्फ लिप सिंपैथी से होगा नहीं। मुझे धन्यवाद, मुझे मौका दिया, धन्यवाद।